Good, Maria. Okay, Priya. Uh, what is the law? The law is one. Why are we all gathered here? Because we wish to learn, teach the law of one through the information and materials of the Federation. Why are we seeking Ra, Kuo, and all other members of the Federation who serve the one infinite Creator? Because they are all humble messengers of the law of one. Together we create a protective circle of the love and light of our one infinite creator around our entire law of one group, my computer, my mic, my headphone, and everyone, all those who are listening to this session on any platform, around their families, friends, neighbors, well wishers, their homes, and their place of work, and prohibit any thought form from entering this circle, for the law is one. नियम क्या है? नियम एक है। हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों और सामग्रियों के माध्यम से एक के नियम को सीखना सिखाना चाहते हैं। हम राग वो महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो कि एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वे सभी एक के नियम के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के समूह के आसपास, किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभ चिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी विचार रूप को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार पवित्र करें, शुद्ध करें और एक के नियम को शुरू करें। फाइनली शुरू हुआ। हाय। तो पिछली बार हम कौन से क्वेश्चन पर रहे थे मुझे याद नहीं है। 13.13 कर लिया था शायद। मैं बाद में पढ़ रही थी, क्या जिस आकाश गंगा में हम वो अनंत बुद्धिमानिता द्वारा बनाई गई थी, या क्या वो व्यक्तिगत अनंत बुद्धिमानिता का एक हिस्सा है जिसके द्वारा बनाई गई थी? लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। Could you tell me how intelligent infinity became? Shall we say, I'm having difficulty with some of the language, how intelligent infinity became individualized from itself. मतलब के अनंत व्यक्तिगत अनंत बुद्धिमानिता के एक हिस्सा के द्वारा बनाई गई थी। नहीं, अनंत बुद्धिमानिता कैसे स्वयं को व्यक्तिगत तौर पर बनाती है, individualized from itself. Galaxies and planets. Could you tell me the next step that occurred after that step? Right, I finished this. मुझे यहाँ questions नजर नहीं आएंगे क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पर है। तो रा कहते हैं the intelligent, I think I did this, but let me do it again. The intelligent infinity discerned a concept. This concept was discerned. मैं यहाँ पर खोल लेती हूँ। Discerned a concept. The concept was discerned due to freedom of will, of awareness. This concept was finity. This was the first and primal paradox or distortion of the law of one. Correct. ये मैं भूल गई थी कल जब मैं इंस्टाग्राम पर डाल रही थी इसके बारे में, तो मैं ये पार्ट भूल गई। Thus the one intelligent infinity invested itself in an explanation of manyness. Due to the infinite possibilities of intelligent infinity, there is no ending to manyness. The exploration thus is free to continue infinitely in an eternal present. मुझे ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना पड़ेगा वरना मुझसे नहीं होगा। अनंत बुद्धिमानिता ने एक अवधारणा को पहचाना था। जागरूकता की इच्छा की स्वतंत्रता के कारण इस अवधारणा को पहचाना गया था। ये अवधारणा सीमितता थी। यही एक के नियम की सबसे पहली विरोधाभास या विकृति थी। मतलब इंटेलिजेंट इन्फिनिटी ने खुद को तो पहचाना, लेकिन वो तो एक है, वो सीमित है।
तो उसने डिसाइड किया कि इन्फिनिट नहीं है। तो ये फ्री विल की का पहला डिस्टॉर्शन है। इस प्रकार एक अनंत बुद्धिमानिता ने स्वयं की अनेकता में खोज की, तो फिर उसने फैसला किया कि मुझे अपने हर रूप को पहचानना है और जानना है। तो अनंत रूप होने चाहिए मेरे। अनंत बुद्धिमानिता की अनंत संभावनाओं के कारण अनेकता का कोई भी अंत नहीं था। इस प्रकार ये खोज अभी शाश्वत वर्तमान में अनंत काल तक जारी रहने के लिए स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र हो गई। Thus, due to the infinite possibilities of intelligent infinity, there is no ending to manyness. The exploration thus is free to continue eternally in its eternal present. मतलब कि ये अभी का जो पल है वो हमेशा के लिए रहे। ये पल एटर्नल प्रेजेंट, यानी कि ये पल जो है वो कभी खत्म ना हो और हर पल में मैं अपने आप को पूरी तरह से जानूं, अलग अलग तरह से जानूं। इसलिए ईश्वर ने अनंत बुद्धिमानिता का निर्माण किया, या अनंत बुद्धिमानिता ने अपने अलग अलग रूपों को हर पल में अंत तक अनंत तक निर्माण करते गए। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। क्या जिस आकाश गंगा में हम हैं वो अनंत बुद्धिमानिता द्वारा बनाई गई थी, या क्या ये व्यक्तिगत अनंत बुद्धिमानिता का के एक हिस्से के द्वारा बनाई गई थी? मतलब जिस मिल्की वे गैलेक्सी सोलर सिस्टम में जो हम हैं वो अनंत बुद्धिमानिता ने स्वयं बनाई, ईश्वर ने स्वयं बनाई, या उसने किसी और को बनाया और उस हिस्से ने हमें बनाया? तो रा कहते हैं, हाँ, आकाशगंगा और सारी भौतिक वस्तुएं जिसके बारे में आप जानते हैं ये सब अनंत बुद्धिमानिता के अंदर बनी हुई एक व्यक्तिगत हिस्से हैं। जैसे जैसे हर खोज की शुरुआत होती है वह बदले में अपना ध्यान केंद्रित करती है, इस तरह वह सह रचेता बन जाती है। हर खोज की शुरुआत होती है, मतलब एक अनंत बुद्धिमानिता ने एक चीज बनाई, उसने अपने अंदर खुद को खोजने की प्रक्रिया शुरू की, उसकी वजह से उसने भी अपनी रचना की, सहरचेता बन जाती है, मतलब वो भी रचना करना शुरू कर देती है। इसी अनंत बुद्धिमानिता का इस्तेमाल करके उनमें से छोटे छोटे हर हिस्सों ने अपना एक ब्रह्मांड बनाया। अनंत बुद्धिमानिता ने अपना ब्रह्मांड बनाया, लोगोस बनाया, उस लोगोस ने अपने लोगोस बनाए, उस लोगोस ने अपने लोगोस बनाए, इस तरह से वो चलता गया। स्वतंत्र चुनाव के बहाव की लय को प्रवाहित होने की अनुमति दे रहे हैं और संभावनाओं के अनंत स्पेक्ट्रम के साथ खेल रहे हैं। इसी अनंत बुद्धिमानिता का इस्तेमाल करके उनमें से छोटे छोटे हर हिस्सों ने अपना एक ब्रह्मांड बनाया। हाँ, प्रत्येक व्यक्तिगत हिस्सों ने प्रेम रोशनी को उस चीज में चैनल किया था जिसे आप बुद्धिमान ऊर्जा कह सकते हैं। इस प्रकार कोई भी विशेष ब्रह्मांड अपना स्वयं का तथा कथित प्राकृतिक नियम बना रही है। The galaxy and all other things of material of which you are aware are products of individualized portions of the intelligent infinity. इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के छोटे छोटे हिस्से, मतलब मेरे सारे इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, वो सारे छोटे छोटे हिस्से। as each exploration began, it in turn found its focus and became co-creator. मतलब मेरी किडनी ने पहचाना कि मेरा ये काम है तो उसने अपना काम करना शुरू किया। लिवर ने पहचाना, ठीक है मेरा ये काम है, उसने अपना काम करना शुरू किया। और जब किडनी और लिवर और हार्ट और ब्रेन अपना अपना काम कर रहे हैं, पेट अपना अपना काम कर रहे हैं, तो मैंने जो काम किया उसके हिसाब से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, अपनी अपनी रचना करनी शुरू की। परफेक्ट। Using intelligent infinity, each portion created an universe. अंदर ही अंदर अपने आप में उन्होंने अपने काम को परफेक्ट किया, अपने आप को जाना और अपनी अपनी एक दुनिया बनाई।
allowing the rhythms of free choice to flow, playing with the infinite spectrum of possibilities. Each individualized portion channeled the love light into what you might call intelligent energy, thus creating the so called natural laws of any particular universe. तो उन्होंने प्रेम की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए अनंत बुद्धिमानिता या अनंत बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने अपने नियम बनाए और अपने अपने तरीके से अपनी दुनिया बनाई। जैसे लिवर ने कहा कि मुझे ये सिक्रीट करने हैं हार्मोन्स, जिसके ऊपर पैनक्रियास काम करेगा, पेट काम करेगा, इन हार्मोन्स को इसमें भेजना है, पेट में भेजना है। किडनी ने डिसाइड किया ब्लड मेरे अंदर आएगा, मुझे उसे साफ करना है। उसने जाना कि मेरा काम क्या है, अच्छा मुझे ब्लड साफ करना है, अच्छा तो ये गंदा है ये साफ है। उसने अपना काम किया और जो टॉक्सिन्स थे उनको यूरिन के द्वारा बाहर फेंक दिया। हार्ट ने डिसाइड किया कि मुझे ब्लड, मेरी तरफ जो ब्लड आ रहा है वो पंप हो रहा है, तो किडनी से साफ ब्लड मेरे अंदर आ रहा है, तो मुझे गंदा ब्लड जो है वो किडनी को भेजना है या जहाँ भी भेजना है। और मुझे ये साफ ब्लड अपने द्वारा बाहर की ओर फेंकना है, यानी कि इस शरीर के अलग अलग कोने में, सेल्स में, न्यूट्रॉन्स में, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में मुझे फेंकना है। फेंकना है मतलब प्रवाह करना है, ताकि वो क्रिएट करे। जब वो ब्लड सर की तरफ गया तो उसने दिमाग को एक्टिवेट किया, बालों की ग्रोथ हुई। जब वो ब्लड स्किन की तरफ गया तो स्किन में लाली आ गई, चमकने लग गई, बढ़ने लग गई। जब वो ब्लड बोन्स की तरफ गया तो बोन्स बढ़ने लग गए। इसी तरह से यूनिवर्स बना। मैं इसे हमारे शरीर से इसलिए कंपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड हमारे अंदर है, भगवान भी हमारे अंदर है, और बाहर के जितने भी लाखों ब्रह्मांड हो वो भी सभी हमारे ही अंदर है। एक एक सेल हमारे अंदर जो है वो एक लोगोस है, एक एक ब्रह्मांड है अपने आप में, और हम एक रचेता है अपने आप में। और हमें क्रिएशन करनी है। तो जब बच्चा होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चा होता है। अगर किसी को बच्चा नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिएशन नहीं करा। खाना बना रहे हो आप क्रिएशन कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो आप क्रिएशन कर रहे हो, घर की सफाई कर रहे हो आप क्रिएशन कर रहे हो, आप और कुछ भी कर रहे हो आप क्रिएशन कर रहे हो। तो each individualized portion channel the love light into what you may call intelligent energy, thus creating the so-called natural laws of any particular universe. हर एक का अपना एक ब्रह्मांड है जिसके अपने लॉज हैं। अब किडनी जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर सकती, वो सिर्फ हार्ट करेगा। पैनक्रियास जो है वो आपका आई डोंट नो वो क्या करता है, वो ग्लूकोज को बैलेंस करता है, इंसुलिन बनाता है वगैरह। तो वो लिवर का काम नहीं कर सकता, वो हार्मोन्स का काम नहीं कर सकता, वो अंडे पैदा नहीं कर सकता, वो आपकी ओवरीज या आपके स्पर्म जो करना है वो वही करेंगे। Each universe in turn individualized to a focus, becoming in turn co-creator and allowing further diversity, thus creating further intelligent energies, regularizing or causing natural laws to appear in the vibrational patterns of what you would call a solar system. Thus, each solar system has its own local coordinate system of illusory natural laws. तो ब्रह्मांड ने अपने आकाश गंगाएं बनाई, आकाश गंगाओं ने अपने सोलर सिस्टम बनाए, सोलर सिस्टम ने सोलर सिस्टम बनाए, मतलब कि पहले अपना सन बनाया, सन ने अपना सोलर सिस्टम बनाया, सोलर सिस्टम के अंदर उसने प्लैनेट्स बनाए, तारे बनाए, और ये तारे भी मतलब छोटे छोटे प्लैनेट्स ही होते होंगे। shall we say local coordinate system, और सबके अपने अपने नियम हैं। It shall be understood that any portion, no matter how small or any density or illusory pattern, contains as in an holographic picture, one infinite creator which is infinity, one creator which is infinity, thus all beings and ends in mystery.
प्रत्येक ब्रह्मांड बदले में एक फोकस के लिए व्यक्तिगत हो जाते हैं, बदले में सह निर्माता बन जाते हैं और आगे और विविधता की अनुमति देते हैं। इस प्रकार आगे की बुद्धिमान ऊर्जाओं को बना रहे हैं, उस कांपने वाले पैटर्न्स को नियमित कर रहे हैं और या उसके प्राकृतिक प्राकृतिक नियमों को प्रकट करने का कारण बन रहे हैं, जैसे जिसे आप सौर मंडल कहते हैं कहेंगे। इस प्रकार हर सौर मंडल के भी अपने भ्रम के प्राकृतिक नियम में स्थानीय समन्वय व्यवस्था होती है। मतलब कि अगर आप नियम की बात करेंगे, अंधेरा हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है, तो नेवर माइंड। तो क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई। नियम होते हैं, जैसे कि फर्स्ट डेंसिटी का प्लैनेट होगा तो उसके ऊपर इंसान जाके नहीं रह सकते, वो जिंदा ही नहीं बचेंगे। फिफ्थ डेंसिटी का प्लैनेट होगा तो वहां पर भी इंसान नहीं जा सकते। तो जहां फर्स्ट डेंसिटी होगी वहां पर सिर्फ फर्स्ट होगी, थर्ड डेंसिटी है तो वहां पे सिर्फ थर्ड है ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट डेंसिटी जब पूरी बन जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर सेकंड डेंसिटी आती है। सेकंड डेंसिटी जब बन जाती है तो उसके बाद उस पर थर्ड डेंसिटी आती है। इसका मतलब जो डायमेंशंस वाले बीइंग्स हैं, जैसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ डायमेंशन वाले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं हायर वाले, क्योंकि वो अदृश्य होते हैं। लेकिन थर्ड डेंसिटी की इस धरती के ऊपर भी वो लोग हैं, हमें नजर नहीं आते क्योंकि उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है और वो नजर आना चाहते नहीं। जैसे कि पिछली बार समझाया था, वो इसलिए नजर आना नहीं चाहते क्योंकि मैं लाइट चला दूं। वो इसलिए नजर आना नहीं चाहते हैं क्योंकि नजर आने के लिए इस धरती की एटमॉस्फेरिक या केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से उनको अपना शरीर बदलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और वो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन वो तो हर जगह हो सकते हैं क्योंकि वो ऊर्जा है। मुझे याद है मुझे याद है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले सेशन में किसी ने वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में फर्क पूछा था। अब फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो है वो मुझे याद आया, एक एग्जाम्पल था जो पा हमेशा बताते थे कि एक गाड़ी चल रही है, अगर वो 10 की स्पीड पे चल रही है तो आप उसके टायर के ऊपर लिखा हुआ नाम भी पढ़ सकते हो कि वो कौन सी कंपनी का टायर है, और उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट भी पढ़ सकते हो। अगर वो 40 की स्पीड पे चल रही है तो शायद आप गाड़ी का नंबर पढ़ लो अगर पीछे हो, लेकिन अगर वो निकल गई है या आप उसके टायर का नाम पढ़ना चाहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। अगर वो 100 की स्पीड पे चल रही है तो वो आपके आगे से झुक करके निकल जाएगी। और जैसे कि जो एरोप्लेन है वो आपके सामने होगा, तो अगर वो स्लो होगा तो आपको नजर आएगा, अगर वो झुक करके जाएगा तो आपको सिर्फ अंदाजा होगा कि वो जा गया है। लेकिन अगर वो आसमान में है, वो 800 की स्पीड पर भी है, लेकिन क्योंकि वो दूर है तो आपको एरोप्लेन नजर आ रहा है लेकिन आपको उसकी स्पीड का नजर समझ में नहीं आ रहा। तो जब कोई तेजी से गाड़ी या ट्रेन जाती है, फ्लाइट जाती है, तो आपको सिर्फ जुब 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 ऐसे लाइनें दिखती हैं। वो एक तरह से आप कह लो कि वाइब्रेशन है। जैसे एक चक्र घूम रहा है तो वो धीरे घूम रहा है तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर वो तेजी से घूम रहा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला और आपको सिर्फ ऐसे लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ। तो वो हो गई वाइब्रेशन। अब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से मुझे ऐसे लगता है कि उसकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में फर्क मुझे नहीं पता, लेकिन वाइब्रेशन का जैसे मुझे याद आया, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी मैं सोचूंगी। फ्रीक्वेंसी में मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी भी जब आप, अगर आप कभी किसी बार में गए हो ना, क्लब में गए हो,
तो इतने बड़े 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 स्पीकर पड़े होते हैं, लाउड म्यूजिक चल रहा होता है, तो वो ऐसे कांपते हैं म्यूजिक की वजह से। आप उसके ऊपर ग्लास रखोगे ना, ग्लास ऐसे कांपेगा जैसे कि भूचाल आ गया, वो हो गई वाइब्रेशन। लेकिन अगर आप उसके ऊपर नमक बिछा दोगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, नमक कांपेगा वाइब्रेशन की वजह से, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, या पानी डाल दोगे या नमक बिछा दोगे, फ्रीक्वेंसी अगर नेगेटिव है तो वो ऐसे बिखर जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, कोई अच्छी फ्रीक्वेंसी है, तो वो अपने आप अलग होके और इकट्ठा होके, कहीं से अलग कहीं से इकट्ठा होके एक मंडला बन जाएगा, एक डिजाइन बन जाएगा, जैसे स्नोफ्लेक्स का होता है। जब बर्फ गिरती है, स्नोफ्लेक्स का एक डिजाइन होता है, एक मंडला बनता है। तो हर फ्रीक्वेंसी का भी एक मंडला होता है। तो वाइब्रेशन के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कोई भी। तो जब आप म्यूजिक सुनते हैं, तो जब कोई रोने वाला गाना गाएगा ना, तो आप रो पड़ोगे। लेकिन वो कितना लाउड है या सॉफ्ट है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वाइब्रेशन तो म्यूजिक को तेज करने से हो गई ना, कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो गई। लेकिन अगर उसके अंदर ड्रम बज रहा है, अगर उसके अंदर बांसुरी बज रही, कौन सी फ्रीक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, उसके ऊपर वो आपको इफेक्ट करेगा। आपके अंदर जो पानी है, 75 या 73% जो भी हमारे अंदर पानी होता है, जल होता है, जल प्रकृति, उसको अफेक्ट करता है। तो उसके हिसाब से हमारी भावनाएं बदलती हैं। I hope I was able to explain. I'm not sure if I did a good job, but next session में मैं कोशिश करूंगी थोड़ा होमवर्क करके आऊं। आज तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं आई थी, ये तो मुझे अभी याद आया तो मैंने बोला। अनंत बुद्धि, आकाशगंगा और सारी भौतिक वस्तुएं जिसके बारे में आप जानते हैं, ये सब अनंत बुद्धिमान्यता के अंदर बनी हुई एक व्यक्तिगत हिस्से हैं। जैसे जैसे हर खोज की शुरुआत होती है, वो बदले में अपना ध्यान केंद्रित करती है, इस तरह वो सहरचेता बन जाती है। इसी अनंत बुद्धिमान्यता का इस्तेमाल करके उनमें से छोटे छोटे हर हिस्सों ने अपना एक ब्रह्मांड बनाया है और स्वतंत्र चुनाव के बहाव की लय को प्रवाहित होने की अनुमति दे रहे हैं और संभावनाओं के अनंत स्पेक्ट्रम के साथ खेल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत हिस्सों ने प्रेम रोशनी को उस चीज में चैनल किया था जिसे आप बुद्धिमान ऊर्जा कह सकते हैं। इस प्रकार कोई भी विशेष ब्रह्मांड अपना स्वयं का तथाकथित प्राकृतिक नियम बना रही है। प्रत्येक ब्रह्मांड बदले में एक फोकस के लिए व्यक्तिगत हो जाते हैं, बदले में सह निर्माता बन जाते हैं और आगे और विविधता की अनुमति देते हैं। इस प्रकार आगे की बुद्धिमान ऊर्जाओं को बना रहे हैं, उन कांपने वाले पैटर्न्स को नियमित कर रहे हैं या उसके प्राकृतिक नियमों को प्रकट करने का कारण बन रहे हैं, जिसे आप सौरमंडल कहेंगे। इस प्रकार हर सौरमंडल के भी अपने भ्रम के प्राकृतिक नियम में स्थानीय समन्वय व्यवस्था होती है। अब भ्रम के प्राकृतिक नियम क्यों? क्योंकि एक अनंत रचयिता के दिमाग से जो कुछ भी निकला या उसके अंदर से जो कुछ भी बाहर की ओर प्रवाहित हुआ, वो तो भ्रम ही है। वो चाहे किसी भी घनत्वता का हो, वो 4th, 5th, 6th डेंसिटी का है, तो भी वो भ्रम ही है, होलोग्राफिक है, सिमुलेशन है। जैसे कि आप वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें अलग अलग लेवल्स पर होते हैं। इसे इस प्रकार से भी समझा जा समझ सकते हैं कि कोई भी हिस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी भी घनत्वता या भ्रम के पैटर्न में शामिल हो, जैसा कि एक होलोग्राफिक चित्र में होता है। एक रचयिता है जो अनंत है। इस प्रकार सब कुछ रहस्य में ही शुरू होता है और रहस्य में ही समाप्त हो जाता है। जैसे यही तो मैंने बोला अभी कि वो किसी भी घनत्वता का हो, वो भ्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोलता है
Okay, could you tell me how the individualized portion of intelligent infinity created our galaxy, that the same portion created our planetary system, and if so, how this came about? मतलब कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अनंत बुद्धिमानता के व्यक्तिगत हिस्सों ने कैसे हमारी आकाशगंगा को बनाया, कि उसी हिस्से ने हमारे ग्रहों की व्यवस्था को बनाया, और यदि ऐसा है तो ये कैसे हुआ? मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि ये कैसे होता है कि धरती सिर्फ अपनी ऑर्बिट पे चलती है और जुपिटर से टकराती नहीं है, मार्स से टकराती नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के नजदीक भी आते हैं, मार्स और मर्क्यूरी एक दूसरे के नजदीक आते हैं, शनि और सूर्य एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन वो टकराते नहीं है, वो अपने ऑर्बिट में चलते हैं। हमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ऐसा दिखता है, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, कि हाँ वो इस कॉन्स्टलेशन में है तो वो पास में है या कंजंक्ट हो रहे हैं, लेकिन असल में वो कंजंक्ट हो नहीं रहे हैं, असल में वो सिर्फ दिख रहे हैं कि वो कंजंक्ट है। we may have misperceived your query. We were under the distortion impression that we had responded to this particular query. मतलब मुझे हमें लगता है कि हमने तुम्हारे सवाल को कुछ गलत समझा, हमें लगा कि हमने तुम्हारे सवाल का जवाब पिछले जवाब में दे दिया था, तो क्या जरा दोबारा पूछोगे? तो डॉन कहता है प्राइमरीली देन हाउ द प्लैनेटरी सिस्टम दैट वी आर इन नाउ इवॉल्व्ड। हम जिस ग्रहों के संग्रह में हैं, इनकी उन्नति, इनकी उत्पत्ति ये किस तरह से बने, या इनकी आध्यात्मिक उन्नति किस तरह से हुई, कैसे बने, क्या ये सब कुछ एक ही साथ बना या पहले सूर्य बना और उसके बाद सारे बने? तो रा कहते हैं, हालांकि इस सवाल का जवाब भी रा पहले दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि सभी कुछ एक साथ हो रहा है। पिछली आई थिंक 9 या 10 क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा कुछ सवाल पूछा था, तो रा ने बोला था कि पहले और अभी और बाद में कुछ भी नहीं होता, टाइम लीनियर नहीं होता, टाइम स्पाइरल में चलता है और सब कुछ अभी हो रहा है। द प्रोसेस इज फ्रॉम द लार्जर इन योर इल्यूजन टू द स्मॉलर। आपके इस भ्रम में बड़ी वस्तुएं पहले बनती हैं, छोटी वस्तुएं उसके बाद। इसीलिए मेरे ख्याल से धरती के बाद बुध बना, और बुध वक्रीय चल रहा है तभी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बुध बना और शुक्र बना, इसीलिए वो धरती के बाद है, अंदर की तरफ सूरज के। और शायद बुध तो छोटा है, शुक्र का मुझे नहीं पता छोटा है या बड़ा है। Thus, the co-creator, individualizing the galaxy, created energy patterns which then focused in multitudinous focuses of further conscious awareness of intelligent infinity. Thus, the solar system of which you experience inhabitation is of its own patterns, rhythms, and so-called natural laws, which are unique to the self. However, the progression is from the galaxy spiraling energy to the solar spiraling energy. The progression is from the galaxy spiraling energy to the solar spiraling energy, to the planetary spiraling energy, to the experiential circumstances of spiraling energy, which begin the first density of awareness or consciousness of planetary entities. अरे माँ, ये तो मेरे को ही चक्कर आ गया, मैं ही स्पाइरल हो गई हूँ। तो ये प्रक्रिया आपके भ्रम के बड़े हिस्से से छोटे हिस्से तक होती है। मतलब कि पहले आकाशगंगा बनती है, आकाशगंगा फैलना शुरू करती है तो वो सोलार सिस्टम बनाती है। सोलार सिस्टम के लिए पहले सूर्य बनता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। सूर्य बनता है तो वो अपनी ऊर्जा बाहर की ओर फेंकता है तो वो ग्रह बनाता है। ग्रह जो है वो इंसान बनाता है, या अपनी डेंसिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डेंसिटी बनाता है। इस प्रकार सहरचेता ने आकाशगंगा को व्यक्तिगत करके, मतलब पहले आकाशगंगा को बना के ऊर्जा के पैटर्न्स बनाए, जिसने फिर अपना ध्यान आगे अनंत बुद्धिमानता की सोच, सचेत जागरूकता में असंख्य दिशाओं में केंद्रित किया। आकाशगंगा ने असंख्य दिशाओं में केंद्रित किया अनंत बुद्धिमानता की जागरूकता को। इस प्रकार ये सौर मंडल जहां आप रह रहे हैं, इसने भी
अपने पैटर्न्स बनाए, तो आकाशगंगा ने सौरमंडल बनाए, लय बनाई और अपने तथा कथित प्राकृतिक नियम बनाए जो अपने आप में अनूठे हैं इस सोलर सिस्टम में। हालांकि ये प्रगति आकाशगंगा की कुंडलीदार ऊर्जा से सूर्य की कुंडलीदार ऊर्जा तक जाती है, फिर सूर्य से ग्रहीय कुंडलीदार ऊर्जा तक जाती है, फिर कुंडलीदार ऊर्जा के अनुभवात्मक परिस्थितियों तक जाती है, हम लोग हो गए, जिससे उस ग्रह की इकाइयों की जागरूकता या चेतना की पहली घनत्वता की शुरुआत होती है। तो ग्रह तक जब वो सूर्य की ग्रह तक आई और ग्रह के ऊपर जो पहली घनत्वता यानी कि अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, उसकी शुरुआत हुई और जब उन चारों तत्वों ने खुद को पहचानना शुरू किया, तब पहली घनत्वता बनी। ये सेशन करते करते ना चक्कर आ जाएगा मेरे को। Could you tell me of the first density of the planetary entities? तो वो कहता है अच्छा पहली घनत्वता बता रहे हो तो पहली घनत्वता क्या होती है वो बताओ। तो वो कहते हैं प्रत्येक चरण जागरूकता की खोज में अनंत बुद्धिमानिता की पुनरावृत्ति करती है। Each step recapitulates intelligent infinity in its discovery of awareness. अपने आप को जानने की कोशिश में, जागरूकता में। ओके, ये ग्रहीय वातावरण में सभी की शुरुआत वहीं से होती है जिसे आप उथल पुथल कहते हैं, केओस। ऊर्जाएं अपने अनंतता में दिशाहीन और अनियमित होती हैं। ऊर्जाएं इधर उधर भटक रही होती हैं, जैसे कि मंदिर में कई बार भगदड़ मच जाती है ना, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, फिर सब इधर उधर भागते हैं कि अरे भगदड़ मच गई, भागो भागो। सबसे अच्छा होता है दीवार के साथ लग के एक जगह पे खड़े हो जाना। तो लोग भागते हैं और इस भाग दौड़ में कोई एक के ऊपर कोई दूसरे के ऊपर, इस तरह से बहुत लोग मर भी जाते हैं। उथल पुथल केओस कहते हैं। ऊर्जाएं अपने अनंतता में दिशाहीन और अनियमित होती हैं। धीरे धीरे आपकी समझ की दृष्टि से इस आत्म जागरूकता पर ध्यान केंद्रित होता है। इस प्रकार लोगोस चलते हैं, सहरचेता के पैटर्न और कंपनता की लय के अनुसार रोशनी और अंधेरे को बनाने के लिए आती है, जिससे एक निश्चित प्रकार का अनुभव बनता है। एक बार और मुझे फॉलिक एसिड के बारे में पूछा तो मैं ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि ये फॉलिक एसिड का सेशन नहीं हो रहा, ये लॉ ऑफ वन का हो रहा है। तो ध्यान देना है तो उस पे दो, नहीं तो मत देखो मेरे वीडियोस। ये पहली घनत्वता से शुरू होती है जो कि चेतना की घनत्वता होती है। ग्रह पर खनिज और जल का जीवन अग्नि और वायु से अपनी अस्तित्व की जागरूकता सीखता है। ग्रह पर खनिज मतलब मिनरल्स यानी कि धरती, और जल का जीवन पानी। धरती और पानी पहले बनता है और वो अग्नि और वायु से अपनी अस्तित्व की जागरूकता को जानता है, पहचानता है, सीखता है। ये होती है पहली घनत्वता। क्या पहली घनत्वता और अधिक जागरूकता के लिए प्रगति करती है? तो रा कहते हैं कुंडलीदार ऊर्जा जो कि रोशनी की विशेषता होती है, रोशनी इस तरह से चलती है, ये सीधी रेखा में कुंडलीदार रूप से चलती है। सीधी रेखा में कुंडलीदार रूप से ऐसे चलती है जैसे हमारे सभी ग्रह और हमारा सूर्य चलता है। सीधे ऊपर जाता है लेकिन ऐसे घूम के जाता है जैसे कि पंखुड़ियां होती है। फिबोनाची में पिछली बार बता चुकी हूँ।
इस प्रकार ये कुंडलियों का को अनंत बुद्धिमानता के संबंध में और अधिक विस्तृत अस्तित्व के लिए ऊपर की ओर एक अनिवार्य वेक्टर प्रदान करती है। इस प्रकार पहले आयाम का अस्तित्व दूसरी घनत्वता के एक प्रकार के जागरूकता के सबक सीखने की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जिसमें विघटन या अनियमित परिवर्तन के बजाय विकास शामिल होता है। Slowly, in a planetary environment, all begins in what you could call chaos, energy undirected and random in its infinity. Slowly, in your terms of understanding, there forms a focus of self-awareness. जल अपने आप को पहचानना शुरू करता है, धरती अपने आप को पहचानना शुरू करती है, उसके अंदर अग्नि और वायु और जल और सब कुछ एक दूसरे के साथ सम्मिलित होते हैं और खुद को जानने की कोशिश करते हैं। Thus the logos moves. फिर ये जो ग्रह है या जो पहली घनत्वता का ग्रह है, ये अपने तरीके से इस तरह से चलने लगता है, क्योंकि हवा इस तरह से चलती है। अगर आपने टॉर्नेडो देखा हो तो टॉर्नेडो मतलब तूफान जब आता है तो वो इस तरह से बनता है, नीचे से सीधे ऊपर और ऐसे फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। इसी तरह से धरती, सूर्य, सोलर सिस्टम सब ऐसे ही चलते हैं। और इसी तरह से जब ग्रह चलने लगता है तो वो खुद को जानने लगता है। Light comes to form the darkness according to the co-creators patterns and vibratory rhythms. रोशनी जो है वो अंधकार को बनाने के लिए आती है, अंधकार को बनाने के लिए आती है। comes to form the darkness मतलब एकानंद रचेता ने जो अपने तौर तरीके बनाए हैं, वाइब्रेशंस और पैटर्न्स बनाए हैं, अब जो मंडलास या फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस बनाए हैं, उसके हिसाब से रोशनी जब आती है तो अंधकार होता है। दिया तले अंधेरा वाली बात कर रहा है ये। दिस बिगिंस विद फर्स्ट डेंसिटी विच इज द डेंसिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। पहली घनत्वता चेतना की घनत्वता है। The mineral and water life upon the planet, learning from the fire and wind, the awareness of being. This is the first density. तो क्या ये आगे प्रोग्रेस करती है? The spiraling energy, which is the characteristic of what you call light, moves in straight line spiral, thus giving spirals an inevitable vector upwards to a more comprehensive beingness with regards to intelligent infinity. Thus, first dimensional beingness strives towards the second density lessons of a type of awareness which includes growth rather than dissolution or random change. तो ये जो ऊर्जा है ये ऐसे आगे बढ़ते हुए दूसरी घनत्वता की ओर बढ़ती है। इसीलिए मेरे ख्याल से रोशनी अंधकार बनाती है, क्योंकि जब तक अंधकार और रोशनी दोनों एक साथ नहीं होंगे, अब जहां अग्नि होगी वहां रोशनी होगी, जहां अग्नि नहीं होगी वहां अंधकार होगा, और जहां अंधकार और रोशनी जब दोनों होंगे तो वो एक तरह से दो पोलैरिटीज हो गए, यिन एंड यांग की तरह। और इसी तरह जब ये दोनों होंगे तो दूसरी घनत्वता बनेगी, तो अच्छाई बुराई वगैरह वगैरह पोलैरिटीज बनेंगी, तभी तो थर्ड डेंसिटी बनेगी। ओके, कुड यू डिफाइन व्हाट यू मीन बाय ग्रोथ? और तभी उनकी उन्नति होगी, उनका विकास होगा। तो रा कहते हैं, इफ यू विल, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वाइब्रेशनल मिनरल और वाटर लाइफ एंड द लोअर सेकंड डेंसिटी बीइंग्स व्हिच बिगिन टू मूव about within and upon its beings. This movement is the characteristic of sound density, the striving towards light and growth. Second move is characteristic of second density. तो एक तो पहली घनत्वता हुई यानी कि पानी। पानी के अंदर, एक मिनट में हिंदी में पढ़ती हूँ, पानी के अंदर वो कहते हैं विकास का मतलब क्या? तो रा कहते हैं, यदि आप कर सके तो कल्पना करें कि पहली कंपनता के खनिज पदार्थ या जल का जीवन, यानी कि धरती के ऊपर जो मिट्टी है, मिनरल्स हैं, उसके अंदर सोना, चांदी, कार्बन, कोयला, कॉपर, ये जो चीजें हैं,
और निचली दूसरी घनत्वता के ऐसे जीवन जिसने उसके अस्तित्व के भीतर और उसके ऊपर घूमना शुरू किया, मतलब कि जल के अंदर जो मछलियां बनी, कीड़े मकोड़े बने, और उसके जल के ऊपर, मतलब जैसे बड़ी बड़ी मछलियां, या धरती के ऊपर के कीड़े मकोड़े जो धरती के अंदर भी जाते हैं, ऊपर भी होते हैं, सांप वगैरह होते हैं। तो इस तरह के जो सेकंड डेंसिटी, लोअर सेकंड डेंसिटी, हायर सेकंड डेंसिटी यानी कि शेर, चीता, हाथी, वो हायर सेकंड डेंसिटी। जो छोटे सेकंड डेंसिटी, कीड़े मकोड़े। तो उसके ऊपर घूमना शुरू किया। उसके बीच के अंतर का चित्र बनाइए, मतलब उसके बीच में लोअर सेकंड डेंसिटी और धरती, जल, वायु, इसके बीच का चित्र बनाइए। ये गति ही दूसरी घनत्वता की विशेषता है जो रोशनी की ओर बढ़ने का प्रयास करती है और विकास करती है। धरती से जब आप कचरा होता है ना किचन का, उससे खाद बनता है, वो डेड है, उसको आप रख देते हो एक जगह पर, ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो सड़ता रहता है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते। आप एक डब्बे में रख के देखो, एक डब्बा लो एयरटाइट बंद कांच का, उसके अंदर कचरा रख दो और उसको रहने दो, सड़ने दो, गलने दो। उसके अंदर पहले छोटे कीड़े बनेंगे, फिर बड़े बनेंगे, फिर उससे बड़े बनेंगे। ये ग्रोथ हो रही है उस खनिज पदार्थ से। आप पानी रख दो, पानी को एक कांच के बरनी में 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रख दो, अल्कलाइन वाटर नहीं, नल का पानी, उसके अंदर आप रोज उसकी एक फोटो लेना या वीडियो लेना, और तब आप उसमें देखोगे कि कुछ दिनों बाद कैसे उसमें कुछ आपको हिलता हुआ दिख रहा है, कुछ छोटे छोटे बबल्स उठ रहे हैं, कुछ छोटा छोटा बन रहा है, फिर धीरे धीरे उसमें वो सुंडियों की तरह ऐसे सफेद छोटे छोटे ऐसे सांप की तरह बनने लग जाएंगे, फिर वो बड़े होंगे। इस तरह से वो सांप और कीड़े मकोड़े और धरती और पानी के बीच का जो सफर है, ये फर्स्ट डेंसिटी खुद को पहचान के सेकंड डेंसिटी की ओर विकास करने या उन्नति करने की कोशिश कर रही है, ये बोल रहा है वो रोशनी की ओर। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट रहेगा। मैंने तो किया है, आप करके देखना। मतलब मैं जब बायो एंजाइम या क्या बोलते हैं उसको, जो खाद बनाते हैं कचरे से, वो बनाती थी तब मैंने देखा हुआ है। तो आप करके देखना चाहो तो देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और ग्रुप में हो तो जब वो पूरा हो जाए आपका एक्सपेरिमेंट, तो उसके सारे पिक्चर्स भी डाल सकते हो कि पहले दिन ऐसा हुआ, 1 हफ्ते बाद ऐसा, 2 हफ्ते बाद ऐसा, दैट वे। लेकिन वो एयरटाइट होना चाहिए, उसको खोलना नहीं, उसमें से पानी, कचरा, मिट्टी, हवा कुछ भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। ज्यादा हो तो 1-2 दिन शुरू के उसको खोल के अंदर हवा जाने दे सकते हो, क्योंकि हवा अंदर जाएगी। ट्राई इफ यू वांट। रोशनी की ओर आगे बढ़ने का प्रयास, इससे आपका क्या मतलब है? रोशनी की ओर बढ़ने का प्रयास करने वाले दूसरी घनत्वता के विकास का एक सबसे साधारण उदाहरण है। जैसे कि आप एक पत्ते को देखें तो आप पाएंगे कि ये रोशनी की स्रोत की ओर बढ़ता है। तो डॉन पूछता है, आप कह रहे हो कि ये धरती और पानी के पहली घनत्वता दूसरी घनत्वता की ओर जाती है, रोशनी की ओर बढ़ती है, मतलब क्या? और ये एक्चुअली मैंने देखा है कि आप खिड़की में पौधे रख दो, लेकिन पत्तों की शक्ल ना घर के अंदर की तरफ करना। जब अगले दिन सुबह आप उठोगे तो गमला वैसे ही होगा, पत्ते पीछे घूम के खिड़की की ओर, जहां भी सूरज आ रहा है, सूरज यहाँ आ रहा है तो पत्तों की शक्ल यहाँ होगी, सूरज अगर यहाँ से उग रहा है तो पत्तों की शक्ल यहाँ होगी। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। तो पत्ता जो है हमेशा सूरज की ओर, रोशनी की ओर मुड़ता है। ठीक इसी तरह पेड़ जो होते हैं वो ऐसे क्यों नहीं उगते?
हाँ, बेल उगती है ऐसे, बट असल में वो ऐसे उग रही है। वो क्योंकि इतनी लचीली होती है इसलिए नीचे गिरती है, लेकिन नीचे गिर के भी उसके पत्तों की शक्ल ऐसे होती है। तो पेड़ भी हमेशा धरती से ऊपर की ओर उगते हैं, और उसके पत्ते जो होते हैं, टहनियां जो होती हैं, वो ऐसे फैलती हैं सूरज को गले लगाने के लिए। कभी पेड़ के नीचे खड़े रह के देखना, कितना सुंदर लगता है। क्या पहली और दूसरी घनत्वता के बीच कोई भौतिक अंतर होता है? उदाहरण के तौर पर यदि मैं दूसरी घनत्वता का ग्रह और पहली घनत्वता का ग्रह दोनों को मेरी आज की परिस्थिति में साथ साथ रख के देखूं, तो क्या मैं इन दोनों को देख सकता हूं? क्या दोनों दिखाई देंगे? तो रा कहते हैं हाँ, आपके घनत्वताओं के सारे अष्टक स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। आपके घनत्वता के मतलब थर्ड डेंसिटी के सभी, हर घनत्वता में 8 लेवल होते हैं, 7 लेवल होते हैं, उसको अष्टक कहते हैं, मतलब ऑक्टेव कहते हैं। तो आपके थर्ड डेंसिटी के, सेकंड डेंसिटी के, फर्स्ट डेंसिटी के सातों चरण आपको दिखाई दे सकते हैं, परंतु उसके आगे चौथी से लेकर सातवीं तक आप अपनी आजादी का इस्तेमाल करके चुनते हैं कि वो दिखाई ना दे सके। तो डॉन कहता है फिर किस तरह दूसरी घनत्वता का विकास तीसरी में होता है? अब जानवर से इंसान कैसे बनते हैं? तो रा कहते हैं दूसरी घनत्वता तीसरी घनत्वता की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। आपने देखा है या नहीं पता नहीं, बहुत जगह पर इस तरह के मोर, सांप, क्रोकोडाइल, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल, बहुत तरह के होते हैं। एक जगह राजस्थान में मैंने देखा था शेर, जो रोज आरती के टाइम मंदिर आते हैं, प्रसाद लेके चले जाते हैं, वो भगवान की आराधना कर रहे हैं। कुल मिला के वो खुद को जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के होने को स्वीकार कर रहे हैं। और आगे ये बताएगा सेकंड डेंसिटी के बारे में, I'll let continue the reading. तो रा कहते हैं दूसरी घनत्वता तीसरी घनत्वता की ओर बढ़ने का प्रयास करती है, जो कि आत्म चेतना या आत्म जागरूकता की घनत्वता होती है। आगे बढ़ने का प्रयास दूसरी घनत्वता के सबसे ऊंचे रूप से होता है, जिन्हें तीसरी घनत्वता के जीवों के द्वारा एक पहचान के साथ इस हद तक निवेशित किया जाता है जिससे वो आत्म जागरूक मन शरीर का समूह बन जाते हैं। इस प्रकार वो मन शरीर आत्मा का समूह बन जाते हैं और तीसरी घनत्वता में प्रवेश करते हैं, जो कि आत्मा के चेतना की पहली घनत्वता होती है। आप में से कितने लोग, जरा यहाँ पे कमेंट करना, आप में से कितने लोग कभी किसी नेशनल पार्क में गए हैं सफारी देखने? गए हो? शेर देखने, हाथी देखने, नेशनल पार्क, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, ताड़ोबा, केरला, कर्नाटका, आसाम, उधर के राइनोसरस तो अब रहे नहीं, मेरे ख्याल एक आधा ही रह गया था, वो भी शायद मर गया कि नहीं पता नहीं, सैडली। चीता, शेर, कितने लोग गए हैं आप लोगों में से? अगर आप गए होंगे तो आपको पता चलेगा कि हर शेर, शेर के बच्चे, हर हाथी, हर जानवर, हर सांप को एक नाम दिया जाता है, उन्हें नाम दिया जाता है। हर पेड़ के ऊपर नंबर मारा जाता है जंगलों में। क्यों? क्योंकि थर्ड डेंसिटी उस सेकंड डेंसिटी पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, ताकि जब इनकी हार्वेस्ट हो तो हम इन्हें सर्विस टू सेल्फ वाले प्लैनेट पे ले जाएं। ये हमें नहीं पता था, ये लॉ ऑफ वन पढ़ने के बाद समझ में आई बात। व्हेन यू पुट 2 and 2 टुगेदर देन यू अंडरस्टैंड। उनको जंगली जानवर हैं, उन्हें आजाद छोड़ दो अपनी जिंदगी जीने के लिए। उनको भी आप मीट काट के डालोगे तो वो खुद कैसे सीखेंगे
शिकार करना। यही मैंने बोला था कि बंदर बंदर जंगली जानवर है, उनको आप चने डाल रहे हो, कुरमुरे, मैं बहुत डालती थी केले। मुझे तो जब पता होता था ना कि मैं जैसे वैष्णो देवी जा रही हूँ या कहीं जा रही हूँ तो वहां पर बंदर होंगे, तो मैं खास उनके लिए लेकर जाती थी साथ में, चने रख लिए, केले रख लिए, ताकि उनको दे सकूं। एक तरह से सही है कि मैं किसी को खाना दे रही हूँ, लेकिन दूसरी तरह से मुझे अब एहसास हुआ ये कितना गलत है। क्यों क्यों गलत है? एक तो हमारे जंगलों में फलों के पेड़ हुआ करते थे। कहाँ है वो? दिखते हैं कहीं? कभी किसी जंगल में जाओ तो आम, लीची, अमरूद, जामुन के पेड़ देखे हैं? कहाँ गए? बादाम, कटहल कहाँ गए? क्यों नहीं है? नहीं है तो उनसे बंदर तोड़ के खाते थे। अब है ही नहीं तो बंदर खाएंगे क्या? और जब बंदरों के खाने के लिए कुछ नहीं बचा, जब इंसानों ने आदत ही डाल दी है, अरे मेरे हनुमान जी आ गए, इनको चने खिला दो, तो बंदर क्यों मेहनत करेंगे? तो जब लोगों ने खाना डालना बंद कर दिया, जब 2020 में लॉकडाउन लगा और लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, तो वो बेचारे बंदर, खास करके वो जो सारे वैष्णो देवी के रास्ते में और वहां के जंगलों में हजारों की तादाद में बंदर मर गए, भूख से मर गए। कितना बड़ा पाप किया उनको ये आदत डाल के कि उनको खाना दिया, तो उनको आदत पड़ गई, तो उन्होंने ढूंढना। पेड़ लगा दो, फलों के पेड़ लगा दो भगवान के लिए, प्लीज जहां भी जाओ फलों के पेड़ लगा दो, बीज ले जाओ मिट्टी के साथ और उनको वहां गाड़ दो ताकि वहां पे पेड़ आ जाए। तो एनीवे, आगे बढ़ने का प्रयास दूसरी घनत्वता के सबसे ऊंचे रूप से होता है, जिन्हें तीसरी घनत्वता के जीवों के द्वारा एक पहचान के साथ इस हद तक निवेशित किया जाता है जिससे वो आत्म जागरूक मन शरीर का समूह बन जाते हैं। इस प्रकार वो मन शरीर आत्मा का समूह बन जाते हैं और तीसरी घनत्वता में प्रवेश करते हैं, जो कि आत्मा की चेतना की पहली घनत्वता होती है। The second density strives towards the third density, which is the density of self-consciousness, of self-awareness. स्वतः की चेतना और जागरूकता की घनत्वता तीसरी घनत्वता है। The striving takes place through the higher second density forms who are invested, मतलब जब आप उन्हें गोद लेते हैं, by third density beings with an identity और उनका नाम रखते हैं, to the extent that they become self-aware mind-body complexes, thus becoming mind-body-spirit complexes and entering third density, the first density of consciousness of spirit. जब आप उनका नाम रखते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उनका हार्ट चक्र तो खुला ही होता है, पर उनकी चेतना जागरूक होती है। और जब उनका नाम रखा, उनमें एक मैं आई, उन्हें लगा कि हाँ मैं भी कुछ हूं, तो उनके अंदर एक चेतना आई, जागरूक हुए, तब वो उनके अंदर आत्मा आ जाती, स्पिरिट आ जाती है एक तरह से। इस समय हमारे ग्रह पृथ्वी की घनत्वता का क्या स्तर है? 1981 में रा कहते हैं ये ग्रह जिसमें आप रह रहे हैं अपने मन शरीर आत्मा समूहों के अस्तित्व में अभी तीसरी घनत्वता में है। ये अभी स्थान समय की निरंतरता में चौथी घनत्वता में है। इसी कारण कटाई के समय थोड़ी दिक्कतें आएंगी। The sphere upon which you dwell with third density in its beingness of mind body spirit complex, मतलब ग्रह जो है उसकी चेतना का जो स्तर है वो तीसरी घनत्वता का है। It is now in the space time continuum fourth density, मतलब जो ये आगे बढ़ चुका है ब्रह्मांड में या सौर मंडल की जगह पे चौथी घनत्वता की ऊर्जा जहां पर है, वहां पे चौथी घनत्वता के स्पेस में वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन खुद वो तीसरी घनत्वता का है, फोर्थ डेंसिटी। दिस इज कॉजिंग अ डिफिकल्ट हार्वेस्ट। और यही वजह है क्योंकि धरती तीसरी घनत्वता की यानी कि इंसान तीसरी घनत्वता के हैं। अगर इंसान प्रेम में जिए
तो धरती भी चौथी घनत्वता की हो जाएगी। तो अब जब हमने 2 साल पहले कुओ चैनलिंग की थी, तब उसमें कुओ ने बताया था, कुओ मतलब रा का ही एक ग्रुप है, रा लातवी हाथोन का, उन्होंने बताया था कि अब चौथी घनत्वता का ग्रह हो चुका है, मतलब उसके अंदर प्रवेश कर चुका है। अब 2026 की ये अपडेट है कि पूरी तरह से उसमें जा चुका है, मतलब धरती चौथी घनत्वता की हुई है, लेकिन अभी भी फर्स्ट लेवल पे है, क्योंकि सिर्फ कुछ लोग लॉ ऑफ वन को समझते हैं, कुछ लोग प्यार से जीने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस भ्रम में ही जी रहे हैं और भ्रम को ही जी रहे हैं, वो अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से धरती अभी पूरी तरह से चौथी घनत्वता की नहीं हुई। हाउ डज अ थर्ड डेंसिटी प्लैनेट बिकम अ फोर्थ डेंसिटी प्लैनेट, मतलब चौथी घनत्वता का ग्रह तीसरी घनत्वता का ग्रह चौथी घनत्वता का कैसे होगा, ये आखिरी सवाल है। चौथी घनत्वता, जैसा कि हमने कहा है, अपने दृष्टिकोण में उतनी ही नियमित है जैसे हर घंटे घड़ी में बजा घंटा बजता है। मतलब कि जैसे घड़ी की चाल चलता है ये ब्रह्मांड, तो जब समय आएगा तो ग्रह चौथी घनत्वता में जाएगा, उसने चौथी घनत्वता में जाना तो निश्चित है। आपके सौर मंडल में स्थान समय में इस ग्रहीय क्षेत्र को एक अलग कंपनता की व्यवस्था के स्थान समय में कुंडलित करने में सक्षम बनाया है। The space-time of your solar system has enabled this planet to spiral into space-time in different vibrational configuration. आपके सौर मंडल में जिस जगह पर धरती है, उस जगह और उस सौर मंडल की कंपनता ने की मदद से आपकी धरती अब एक तीसरी घनत्वता से अलग कंपनता में आगे बढ़ गई है, कुंडलित करने में सक्षम बनाया है, मतलब कुंडलिनी को जागरूक करने के लिए सक्षम बना दिया है। इस कारण से ग्रहीय क्षेत्र इन नए विकृतियों के द्वारा ढलने में सक्षम होता है। हालांकि इस परिवर्तन काल में आपके लोगों के विचार रूप इस तरह के हैं कि व्यक्तिगत और समाजों दोनों के मन, शरीर, आत्मा समूहों की सोच सुई को पकड़ने और कंपास को एक दिशा में इंगित करने में सक्षम होने के बजाय हम कहेंगे पूरे स्पेक्ट्रम में बिखरी हुई है। इस प्रकार प्रेम की कंपनता में प्रवेश करना, जिसे आपके लोगों द्वारा कभी कभी समझदारी की कंपनता भी कहा जाता है, ये आज के सामाजिक समूह में इतना प्रभावी नहीं है। इस प्रकार समझदारी नहीं, हाँ, वो ग्राउंडिंग की बात कर रहा है। इस प्रकार यह कटाई कुछ इस तरह से होगी कि आप में से बहुत सारे लोग थर्ड डेंसिटी के साइकिल को दोहराएंगे, लेकिन दूसरे ग्रह पे। इस समय आपके घुमक्कड़ों, आपके गुरुओं और आपके कई सारे माहिर लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि कटाई ज्यादा से ज्यादा हो जाए। हालांकि काफी कम लोगों की कटाई हो पाएगी। दूसरे जगह से जो वॉन्डरर्स आए हैं, स्टारसीड्स आए हैं, आपके धरती के ऊपर जो गुरु हैं, उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि तुम लोगों की बुद्धि में अक्ल आ जाए, लेकिन तुम लोगों को प्यार समझ में नहीं आता। तुम वो क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात, और चारों तरफ बिखरे हुए हैं, दिमाग बिखरा हुआ है, दिल बिखरा हुआ है। एक तरह से आप सुई की नोक से, क्या कहते हैं, एक कहावत है ना कि सुई की नोक की तरह सीधे चलना, वो नहीं करते। वो उस तरह से इंसान प्यार को पकड़ के, प्यार की पगडंडी पकड़ के निकल पड़े नहीं। चारों तरफ बिखरे हुए हैं, थोड़ा ये भी करना है, थोड़ा ये भी करना है, थोड़ा एआई भी करना है, थोड़ा सर्विस टू सर्व भी करना है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, उन्हें पता ही नहीं है, और समझदारी और प्यार से काम नहीं लेते हैं। तो हार्वेस्ट जो है वो बहुत मुट्ठी भर शायद हो। ज्यादातर लोग थर्ड डेंसिटी को रिपीट करेंगे, ये 1981 में कहा था, लेकिन उसके बाद अगर आप कुओ चैनलिंग की हार्वेस्ट की सीरीज देखेंगे, 2-3 वीडियो होंगे उसमें, तो आपको समझ में आएगा कि अब थोड़े हालात बेहतर हैं।
कहता है कि कभी कभी गलत या अनुचित सवाल पूछने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी बिल्कुल सही सवाल पूछना कठिन होता है। मैं किसी भी ऐसे आधार पर नहीं जाना चाहता जिसे हम पहले ही कवर कर चुके हैं। मैंने देखा है कि ये सत्र पिछले सत्रों की तुलना में कुछ छोटा है। क्या इसका कोई कारण है? तो रा कहता है कि हाँ, कार्ला की एनर्जी थोड़ी कम है। तो अभी भी डॉन पूछता ही जा रहा है। तो वो आज दूसरा सत्र कर सकेंगे। तो वो बोले कि अगर कार्ला की हेल्थ कुछ ठीक हुई तो देखेंगे कर सकते हैं या नहीं। हम इसे बीमार नहीं करना चाहते। अम, फिर वो कहते हैं हम कार्ला को और कंफर्टेबल कैसे कर सकते हैं वगैरह। और फिर वो कहता है कि डॉन कहता है कि टॉम फ्लैहार्टी शाम को आज आने वाला है और सेशन अगर शाम को करते हैं तो उसमें वो मदद करना चाहता है। तो क्या ये ठीक है? मतलब परेशानी तो नहीं है कोई? तो रा कहता है हाँ ठीक है, और हम आपको ईश्वर के प्रेम और प्रकाश की कंपनता में अब छोड़े जाते हैं। आदोनाई। सुरेंद्र पंथा, मैं नहीं जानती आप कौन है, लेकिन आप जब भी आते हैं आप सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि आपको क्या फॉलिक एसिड खाना चाहिए या नहीं। पिछली बार मैंने आपको जवाब दिया था कि फॉलिक एसिड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो सही नहीं है। आज फिर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं फॉलिक एसिड समझाऊं। मैं आपको डॉक्टर दिखती हूँ शक्ल से? मैं यहाँ डॉक्टरी पढ़ा रही हूँ? मैं मेडिकल एग्जाम के मतलब पेपर समझा रही हूँ क्या? मतलब कोई तुक है बात का कि साइंस की क्लास में नहीं, लिटरेचर की क्लास में आप साइंस के सवाल पूछ रहे हो? मत देखो मेरे वीडियोस अगर आपको बार बार एक ही सवाल करना है। और आपको कुछ कहना ही है तो नमस्ते कह दो, लव एंड लाइट कह दो, कमाल है। बाकी सबको भी परेशान करो। हाय एवरीवन। तो ठीक है, मुझे नहीं समय मिल पा रहा क्योंकि मैं बिजी थी जुलाई के वीडियोस को लेके। और आज अच्छा हुआ मैंने ये किया, क्योंकि आज ये किया तो समझ में आया कि कल जो मैं जुलाई का लाइव करना चाहती हूँ उसमें कितनी दिक्कत आ सकती है। तो वो मुझे पहले रिकॉर्ड करके डालूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, थैंक यू सो मच। लास्ट मिनट जब भी समय मिलता है मैं आके कर लेती हूँ। मैं पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाती, और इस पूरे महीने में ऐसा ही होगा क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो मैं वो रिस्क ही नहीं लूंगी कि मैं इन्फॉर्म करूं। मैं आगे से रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। आई थिंक वो बेटर रहेगा। ओके, बाय, थैंक यू।